फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते। म्यूचुअल फंड सही है कि एड बहुत चलती है, तो क्या सच में सही है म्यूचुअल फंड? आज तकरीबन 2-3 हजार म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है। अब आप तो 2-3 स्कीम ही लेनी है आपको, कैसे सिलेक्ट करोगे? सर, आपकी एज और स्टॉक मार्केट को ऊपर ही बढ़ना है। भाग्यशाली हो कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है और हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है, ठीक है, आने वाले 25 साल में इट विल द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्या इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है? अगर ये 3C अगर ये जेन जी समझ लिया ना, तो ही पैसा बना पाएंगे। 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे को अगर ये नॉलेज मिल जाए तो 47, 48 तक तो वो साल का 5-6 लाख रुपया कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, कोई सीनियर होगा, या 15 लाख, और आप साल का 3 करोड़ रुपया कमा रहे हो और जाके पैसा आपका उसको धरते हो। वो क्या करता है? आपको चिपकाता है। एजुकेशन चलता है इनसाइड आउट, मतलब पहले आप सीखो फिर बाहर जाके देखो। होना वी आर अगेन हियर विद वन न्यू एपिसोड, और आज अगेन फाइनेंस के डेप्थ के अंदर जाएंगे। और मेरे साथ है टोरिन वेल्थ के फाउंडर जिग्नेश जी माधवानी। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव यू एंड नॉट ओनली डिस्कस बट लर्न फ्रॉम यू हाउ टू बिल्ड द वेल्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग ये आता है कि इंडियन जो एक बोलते हैं ना, कि सबके लिए ये है कि कमाई के लिए बहुत मेहनत करनी है, बट वेल्थ क्रिएट करने में पीछे चलते हैं। और उसके पीछे दो मेरी स्टोरी जो चलती है कि इंडिया 2 जनरेशन में भी दिखता है। एक मेरे पापा की जनरेशन जो शेयर मार्केट से इतना डरते थे कि भाई ये अपना काम ही नहीं है, या फिर अभी मैं देख रहा हूँ ये जेनजीज या टीनेज बच्चों जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको ये लगता है कि शेयर मार्केट यूं है, जाऊंगा और पैसे कमा लूंगा। तो या तो बिल्कुल फियर में थे, या एकदम होलसेल रिस्क में, उस चक्कर में पैसा बनता नहीं है, और फिर वापस आ जाते हैं कि मेहनत करने से ही काम होगा। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? मुझे लगता है पहले तो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग मी ऑन दिस शो, एंड यू योरसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट। सूरत का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो। मेरे दोनों बच्चे भी आपके साथ पढ़े हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। नवीन जी, ये चीज़ है ना, मैं 26 साल मेरा चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने देखा है कि जब भी मार्केट चलता है ना, उसके बाद लोग आते हैं। राइट? तो अभी क्या है, 2020-21 के बाद में जो मार्केट चला है, उसके बाद लोगों ने 23-24 में आना शुरू किया है। वो देख के कि करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम, आएंगे और बहुत पैसा बनाएंगे। तो यूजुअली उन्होंने पैसा नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ही वो लोग आए, उन्होंने पैसा, मार्केट टूटना शुरू हो गया। पिछले 1.5 सालों में, 2 सालों में मार्केट कोई चला नहीं है खास। और ये चीज़ मैं सदियों से देखता आ रहा हूँ कि जब भी मार्केट में हर्षद मेहता से पहले लोग नहीं आए थे, हर्षद मेहता के बहुत तेजी के बाद लोग आए, फिर लोग निकल जाते हैं। उसके बाद में .com बबल हुआ, उससे पहले जो केतन पारेख वाला है, उस टाइम पे काफ़ी मार्केट चला, उसके बाद लोग आए, फिर वो गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद 2003 में कोई नहीं आया, 2003 से लेके 2006 तक कोई नहीं आया, जब फुल मदर बुल रन चल रहा था। सब लोग आए 2006 के एंड में, 2006 के मिड में, और 2008 में तो तब मार्केट गिर गया। उन्होंने बोला यार ये तो सट्टा है। तो भाई साहब, मैंने एक चीज़ देखा है कि जो रह जाते हैं ना, वो पैसा बनाते हैं, और जो लोग आते हैं ना, कूदते हैं ना, वो कभी पैसा नहीं बनाते, क्योंकि वो डुबकी मार के निकल ही जाने। वो पैसा देयर, वी कॉल देम डोनर्स, वो डोनेट करने आते हैं मार्केट्स। वेरी गुड वर्ड, डोनर है, बराबर, वो डोनर है, तो जो डोनेट करके जाते हैं। और बाकी जो लोग हैं, 3-4% लोग हैं, 5% लोग रह जाते हैं, और वो बहुत पैसा बनाते हैं, बराबर, राइट? सो जो लोग पिछले कुछ सालों में आए हैं, उनको लगा है कि मार्केट से हम पैसा बहुत कमाएंगे, अच्छी बात है, बट क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नॉलेज रख रहे हैं, राइट? बराबर, ये करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जब मैं आया, तो लेट मी टेल यू, मैं भी उसी का एक शिकार था। हाँ, इनिशियल वैसे ही होते हैं, बराबर। सर, 1999 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, जब मैं आया तो मैंने भी यही करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम, 50,000 रुपये लेके आया था। 50,000 में से 50 करोड़ कर लेंगे। तो वो फिर नुकसान हो गया। 50,000 रुपया मेरा 26,000 का नुकसान हो गया 1 महीने 1.5 महीने में, क्योंकि माइंडसेट तो सट्टाखोरी का होता है ग्रेजुएट 21 साल के बंदे का। तो मेरा भी था। अब 50,000 रुपया मेरा 26,000 माइनस होगा, घर पे मुंह कैसे दिखाऊं, राइट? फिर .com बबल, तब तक मेरी राह देख के बैठा था, तो मार्केट 4,000 का 2,500 हो गया। तो 35-40% ड्रॉ डाउन कभी मेरे सपने में भी नहीं देखा था। बट जब मैं रह गया और मैंने कुछ नहीं किया, तो वो 4,000 का इंडेक्स, अगर मैं टॉप का पकड़ूं तो 4,000 का इंडेक्स आज 80,000 हो गया, यानी 20x हो गया
20x सिर्फ इंडेक्स In 26 years. इन लेस देन 25 ईयर्स। तो ये 25 सालों में आपका जो इंडेक्स है ना वो 20x हो गया। और लेट मी टेल यू वन थिंग, अ गुड म्यूचुअल फंड एवरेज, गुड नहीं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, उसका पैसा तकरीबन 50 गुने से 80 गुना हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस समय में ये 25 सालों में मैंने सब कुछ देख लिया, अब मुझे मार्केट का डर ही चला गया है। समझ आ गया। कुछ नहीं करने से बहुत पैसा बनता है। ये कुछ नहीं करने से ज़्यादा कि मेरी एक एनालॉजी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, मतलब शेयर बाजार आप लोग ये समझते हो कि कोई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट समझता ही नहीं हो। अगर मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है तो मैं क्या सोच के शुरू करूंगा कि 6 महीने साल भर देखूंगा, मेरी जनरेशन चलाएगी उस देख के चलता हूँ। शेयर मार्केट वैसा ही, कोई कंपनी का शेयर मतलब हिस्सा ले रहे हो, तो हिस्सा ले, यू आर बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अ कंपनी, देन हाउ कैन यू थिंक कि 6 महीने में निकल जाऊंगा? तो फिर वो कंपनी लो ही मत जिसके ऊपर भरोसा नहीं है। सर, जब आज हिंदुस्तान और सूरत खास करके हम बात करें तो इट इज़ मोर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर सिटी। अब आप उनसे पूछे कि आपके फादर का बिजनेस कब बंद करोगे, एग्जैक्टली हाँ। तो कभी नहीं। तो जब आप किसी अपने फादर का बिजनेस 6 महीने में 12 महीने में बंद नहीं करोगे, तो आप किसी कंपनी के शेयर जब खरीद रहे हो तब कैसे करो? दूसरा, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो पहले 6 महीना 8 महीना आप कहीं बिजनेस करने जाते हो तो पहले किसी के अंडर जाके सीखते हो। एग्जैक्टली। तो क्या वो स्टॉक मार्केट में 1 साल 2 साल सीखने का आपको एक्सपीरियंस पहले लेना पड़ेगा बिफोर यू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, राइट? तो आपको उससे पहले क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, उसके पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको एक अपना मेंटर लेना पड़ेगा। मेंटर लेने के बाद में आपको उस मेंटर के अंडर में उसकी जो सक्सेसफुल आदत है वो आपको करनी पड़ेगी। वेरी गुड। तब आप निवेश करिए। आज क्या हो रहा है, क्योंकि आज से 25 साल पहले जो हमारा जनरेशन था, एनीबडी बिटवीन 40s to 50s टुडे, उनके फादर के पास कम पैसा था और अपने बच्चे को सोच समझ के पैसा देते थे। आज के जो पेरेंट्स हैं उनके फादर के पास अच्छा पैसा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, अपने बच्चे को 16, 17, 18 साल की उम्र में उसको 5 लाख रुपए दे देते हैं। ये 5 लाख रुपए दे देते और बोले तो स्टॉक मार्केट का कर, मैं भी कर रहा हूँ और मैं भी सट्टा खेल रहा हूँ, तू भी, हम दोनों कसिनो में जा रहे हैं, ठीक है? मैं कहीं एक्स पे जाऊँ, तू वाई में जा। तो ये जो आज मेंटालिटी है ना कहीं नवीन जी, उसमें तोड़नी पड़ेगी। सो ये एक तरफ तो हो गया, ये सट्टा हो रहा है जो मैंने बोला एक्सट्रीम हो गया, ये होगा जो जेनजी देख रहा हूँ। दूसरा है जो मेरे पापा की जनरेशन, सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी वो ऐसी जगह पे अपने पैसे लगा के बैठे हैं जो इन्फ्लेशन भी मीट नहीं कर रहा है। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट? सो मुझे लगता है वो टाइम पे जो उनकी सोच थी वो सही सोच थी, क्योंकि उस टाइम पे जो उनका एफडी का रिटर्न था आज से 10-12% रिटर्न था, पीपीएफ का रिटर्न बहुत ज़्यादा था आज से 25-30 साल पहले। आज वो रिटर्न 6-7% पे आ चुका है। अब इन्फ्लेशन हमारा वो एक डायन की तरह है जो हमें रोज़ खा रहा है। देखो, उनको कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। उनको एक ऐसे आज प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल है जो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपका पैसा डेट में चलता जाए, मतलब डेट में कन्वर्ट होता जाएगा इक्विटी से अपने आप, और जब मार्केट नीचे आएगा तब इक्विटी में ज़्यादा चला जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट्स को आज बैफ बोलते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ठीक है, या फिर हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड सुना है। हाँ, तो बैलेंस एडवांटेज फंड उसका भी एक अच्छा वर्जन है। आज उससे अच्छा आज एसआईएफ आ चुका है, राइट? हाइब्रिड एसआईएफ। एसआईएफ फुल फॉर्म कहेंगे? मैंने भी क्यों स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स अभी नई कैटेगरी 1 साल पहले ही आए, जिसमें डेरिवेटिव्स, मतलब आज किसी इंसान अगर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को हेज करना है या फिर उसको शॉर्ट करना है तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। इसमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपया चाहिए। म्यूचुअल फंड में 2,000-5,000 रुपये से कर सकते हो, इसमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख की चाहिए। तो उन जनरेशन जो आज अपना पैसा एफडीज, बॉन्ड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, केवीपी, पीपीएफ में करके बैठे हैं, मुझे लगता है उनको ये सही टाइम है, जब मार्केट अभी आने वाले टाइम में थोड़ा वॉलेटाइल है तब उनको पैसा डाल देना चाहिए उसमें। और वो आप वो बोलते हैं ना, ये स्लोगन सबने सुन रखा है, इस टाइम में डालने के टाइम पे नॉर्मली हर कोई डरता, जो आपने बोला जब मार्केट चलना होता है तब डालने की बात करो, तब कभी कमाई होती नहीं है। सर, मैंने जैसे आपको कहा, हिंदुस्तानियों को और जो भी इंसान जो मार्केट्स में लॉस करके गया है उसको कभी भी माल सस्ता नहीं चाहिए, वो उसको महंगाई माल चाहिए।
वो 2024 में ही लेने के लिए आया था, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। उससे पहले जब वो मार्केट में आया था 2016-17 में आया था, उससे पहले वो 2007 में आया था, उससे पहले वो 1999 में आया था। अभी 2026 में आ रहा है तो Exactly. 2026 तो भी ठीक है। सर नहीं 27 आएगा, में आएगा, बढ़ेगा फिर आएगा। सर नहीं आ रहा है। दो अगर हम जब 2022-23 में किसी को, मेरे क्लाइंट को हम फोन करते बोलते हैं हाँ, मेरे पास अभी जमीन बिकी है, मेरे पास घर बिका है, मेरे पास बिजनेस से पैसा निकला है, लो पैसा ले जाइए, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया ले जाइए। बोलते हो तो बोले हम आज बोलते हैं, बोले नहीं यार अभी एक्सपांशन करना है, मार्केट की हालत ठीक नहीं लग रही है। भैया तभी तो माल लेना चाहिए, जब मार्केट सस्ता है तभी तो लेना चाहिए। उसके बाद ट्रम्प का इफेक्ट, मोदी जी का इफेक्ट, ये इफेक्ट। सर एक भी दिन पिछले 25 सालों में मैंने नहीं देखा है जहां पे अनसर्टेनिटीज मार्केट की नहीं रही है। हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज है, उसको सुनना नहीं है। और दूसरा क्या है, चलो हर दिन तो आप डे टू डे में देखते हो, जैसे मेरे जैसे आउटसाइडर है, लेमैन, उनके लिए तो क्या है, 2008 देख लिया, कोरोना देख लिया, बीच में 2000 वो देख लिया, अभी 2026 जो चल रहा है तो देख ले, कुछ भी हो जाता है। वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, दो टाइम वेरी कर सकता है, बट इवेंचुअली मार्केट तो छप्पर फाड़ के फिर पैसा देता ही है। टिकना चाहिए, जो आपने बहुत स्ट्रांग बात बोली। सर आपकी एज और स्टॉक मार्केट को ऊपर ही बढ़ना है। आप बीमार हो सकते हो, आप बीमार हो सकते हो, 2 दिन 5 दिन 10 दिन आप खट पे रह सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको उठना है, काम पे जाना है, धंधा करना है और आपको सक्सेस लेनी है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी आज जो मार्केट खराब है वो टेम्पररी होता है। मार्केट इज अप परमानेंट, टेम्पररी हमेशा डाउन रहता है, बराबर है। राइट? यही उसूल है। सो ये सारी चीज़ों में क्या इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है? क्योंकि एक तो आपने बोला मुझे फाइनेंस से काम करना है तो नॉलेज लूंगा, मेंटर लूंगा, ये लूंगा, बट एक लेमैन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना तो बहुत ज़रूरी है ना। सर ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमेशा मैं कहता हूँ, हर एजुकेनिस्ट जो एजुकेशन से जुड़े हुए इंसान, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आजकल नए नए कॉलेजेस में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो मदद लेना पड़े वो आप लीजिए, उसमें शर्माइए मत। क्योंकि आने वाले टाइम में, पिछले 25 सालों में, 30 सालों में मैंने एजुकेशन सिस्टम को फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाते नहीं। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, हाँ, बट आप कभी भी अपने पैसे को वाइजली मैनेज नहीं कर पाते। वी एज अ कंट्री आर नोन एज द बेस्ट सेविंग इकोनॉमी, वी आर नॉट नोन फॉर एन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट। सर आज हमारा जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट रेशियो देखोगे तो वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट। हमारा आज 5% से 10% के बीच में हमारा रेशियो है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का, एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, जापान। ये सब लोगों का रेशियो जो है हमसे, मतलब देर उनका जो रेशियो विच इज अराउंड 40% to 50%, 7-8 गुना है। 7-8 गुना है, राइट? उनके पॉपुलेशन के सामने, उनके जीडीपी के सामने, और हमारा नहीं है। आज भी आप देखोगे तो 20 करोड़ डीमेट अकाउंट्स है, 20-21 करोड़ डीमेट अकाउंट में से यूनिक पैन नंबर वाले कितने अकाउंट्स है? 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ होंगे। और उसमें भी कुछ तो यूनिक होने के बाद फैमिली के होंगे कि मेरी फैमिली के 6 है, जो उसका डिसीजन मेकिंग आपका ही होगा। आप समझो, आज अपने पापा मम्मी, भाई बहन, बेटा बेटी, उसके नाम पे आप अकाउंट, डिसीजन तो आप ही लेने वाले हो। तो डिसीजन मेकर है ना, 2 करोड़ लोग होंगे, 3 करोड़ लोग होंगे। मतलब 140 करोड़ की आबादी में अगर मानो आज हमारे पास में तकरीबन 50 करोड़ फैमिलीज अगर होगा, सर मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं जो डिसीजन मेकर है। और वो बोलते हैं ना, मैंने सीए किया तो कई बार लोग बोलते हैं सीए क्यों, कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये 2% लोग ही पैसा बनाते हैं। इवन नॉट अबाउट सीए, किसी भी फील्ड में देख लिया, फाइनेंस में देख लो, कोई ट्रेडिंग में देख लो, इन्वेस्टिंग में लो, 2% इसलिए बनाते हैं कि वो सच में अंदर कूदते हैं। अग्रीड, गॉट दैट। तो सर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आदमी को बचपन से सिखाया जाए। हम सबको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब होता है ऐसे, कंपाउंडिंग 2/2 होता है, बस इतना सिखाया जाता है। मैं बड़ा कॉमेडी बोलता हूँ, एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है। मैं एजुकेशन इसलिए बोलता हूँ, एजुकेशन में इतनी डेप्थ वाली चीजें हैं, बट उसका रियल एप्लीकेशन है। 5th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। हाँ राइट है। अगर मैं बोलता हूँ सारा फाइनेंस छोड़ दो, थोड़ा बहुत जो मैं फाइनेंस जानता हूँ बच्चों को समझाओ, उसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाए ना लेमैन को, तो मतलब फाइनेंस तो यूं क्रैक हो जाए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो बना है इन्वेस्टमेंट करके, वो है वॉरेन बफेट। मेरा सौभाग्य रहा था 2019 में इंडिया के वॉरेन बफेट रामदेव जी के साथ में मुझे वहाँ जाना मिला, यूएस में उनका बर्कशायर हाथवे का एजीएम में सुनने का। उन्होंने उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल। मैंने
मतलब जब 7-8 साल पहले जब मैं गया, उससे पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी 40 साल, हम्म, वो 40 सालों में, मतलब ऑफ कोर्स 40 में से और 20 साल निकाल दी, तो उससे पहले के जो 20 साल में मैंने पैसा कमाया था, उतना पैसा शायद हर साल मैं कमा रहा हूँ आफ्टर दैट इवेंट. and then what shifted and दैट शिफ्टेड इज 88, उनकी तब एज थी, आज उनकी एज 96 है. 88 पे वो बता रहे कि मैं आने वाले 20 साल में ये करूंगा. तो मुझे 88 के 20 साल ये करूंगा. हाँ, और चार्ली मुंगर तब उनके साथ में बैठे थे, वो तकरीबन 94 के थे तब. सर वो आदमी उतने पैशनेट से मार्केट के बारे में बात कर रहा था, वो कंपाउंडिंग के बारे में बात कर रहा था एट द एज ऑफ 88. और उन्हें बोला, और जब उन्होंने रिजाइन किया बख्शे हाथवे अभी लास्ट ईयर में, उन्होंने लिखा कि आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट, आई वॉज लकी कि मैं यूएस में पैदा हुआ, लकी कि मैं कंपाउंडिंग को समझ पाया, लकी कि मेरी एज बढ़ी जिससे मेरी हेल्थ बढ़ी, जिससे मेरी कंपाउंडिंग का उसको बेनिफिट मिला. अब सर जब आप कंपाउंडिंग के, दुनिया का सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट, जिसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, वो कंपाउंडिंग को इतनी अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया था, और उस एक्सप्लेनेशन को मैंने अपने जीवन में उतार लिया है. जो इट ही ऑलवेज सेड कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आइंस्टाइन ने भी कहा था, बराबर. अब आप देखो, सुना सबने है, इंप्लीमेंट कोई नहीं करती. इट इज लाइक योगा एक्सरसाइज, सबको पता है कि मेरे को करनी है, करता कोई नहीं है, राइट. तो मैं कहता हूं कि हर जो इंसान का पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसी भी एज में समझ जाए, वो 10 साल में समझ जाए, 15 साल में समझ जाए, 25 साल में समझ जाए, 35 साल में समझ, जितना लेट समझेगा ना उतना वो भुगतेगा, राइट. जितना लेट उसको समझ में आएगा ना, उतना कम जीरोज लगेंगे उसके लॉन्ग टेन्योर में. एग्जैक्टली. राकेश झुनझुनवाला सपोज टू बी आउटबीटन, मतलब वो उनकी जो एज में उनका देहांत हो गया, अगर वो जिंदा रहते वॉरेन बफेट जितना, तो वॉरेन बफेट से 10 गुना आगे निकल जाते. उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया. तो कंपाउंडिंग, हेल्थ, वाइजनेस, बहुत सारी चीज मैंने जाके सीखी वहां पे, राइट. विजन, इतना बड़ा विजन रखो. तो जब उन्होंने एक और चीज कही थी कि मैं यूएस में पैदा हुआ, अभी जो उनके, मैं बता रहा हूं, जो यूएस आज से 40, 50, 70 साल पहले था ना, आज वो इंडिया है. आज इंडिया है, एग्जैक्टली. अगर आज आप भाग्यशाली हो कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, और हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है, ठीक है, आने वाले 25 साल में इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. आज 4th 5वीं पे है, वो 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी. यूएस और चाइना रहेगा नंबर 1 पे, इंडिया विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. अगर ये, आपको पता है यूएस की इकोनॉमी 40-50 ट्रिलियन डॉलर की है, हिंदुस्तान आज 4 ट्रिलियन डॉलर में भी नहीं है. और ये अगर इकोनॉमी में, अगर यहाँ से आने वाले 20 साल में अगर हम लोग जिस पेस पे अगर हम जा रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी लेट्स से फॉर अराउंड 20-25 ट्रिलियन डॉलर हो रही है, तो भी तो 5 गुना 6 गुना हो गई सर. 6 गुना 20 साल में होना, तो आप जब इकोनॉमी आपकी बढ़ती है, उससे ज्यादा स्टॉक मार्केट बढ़ता है, और उससे अच्छा आपका रिटर्न बनता है, राइट. तो अगर ये चीज इतनी सिंपल समझ गए ना, तो बहुत पैसा बना पाओगे. एग्जैक्टली. राइट. और आप कितना भी शातिर हो, आप कितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आपका जो कमाया हुआ पैसा है, एक मैं सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, और ये फॉर्मूला को मैंने यूज किया अपनी लाइफ में, और मैं हर व्यूअर को कहना चाहता हूं, अगर इस फॉर्मूला को अगर आपने, इतना सिंपल है, अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो बहुत पैसा छापोगे. हिंदुस्तान में 500 बड़ी कंपनियां हैं, वो बदलती रहती है. निफ्टी 500 कंपनीज ले लीजिए, जिसमें अदानी, अंबानी, जो भी बेस्ट सब हिंदुस्तान की जो बेस्ट 500 कंपनी होगी ना, अलग अलग सेक्टर की, वो आ चुकी है. अब आपका जो धंधा टेक्सटाइल का है, डायमंड का है, एजुकेशन का है, फाइनेंस का, मैं कुछ भी कर लूं, या तो मैं उस 500 कंपनी में जा सकता हूं, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, राइट. या फिर इसके पार्टनरशिप ले लूं, या तो इसके साथ में जुड़ जाओ. मैं तो पार्टनरशिप बोलता हूँ, शेयर मतलब हिस्सा ही ले रहा हूं. मैं तो बोलता हूं वो भी मत करो. आप इसकी निफ्टी 500 को आप अपने पास में रख लो, हर महीने आप इस निफ्टी 500 को खरीदते रहो. अगर आपको म्यूचुअल फंड में, पीएमएस, एआईएफ में नहीं जाना है, आपके पास अच्छा एडवाइजर नहीं है, तो आप कुछ नहीं, तो ये सिंपल है. इंस्टेड ऑफ डूइंग, वो पता है एक जमाने में रिकरिंग अकाउंट में पैसा लोग डालते थे, रिकरिंग डालते जाओ, बस इसमें डालते जाओ. सर अगर पिछले 30 सालों में 17% से ये कंपाउंड हुआ है, बराबर है. अब 1992 में स्टॉक मार्केट 600 पॉइंट पे आ गया था, 600 पॉइंट से 2022 में ये चला गया 60,000 पे, तो ये 17% का कंपाउंडिंग हुआ.
अब ये तो निफ्टी 50 का था, मैं तो बोलता हूँ 500, और आप आगे आ जाए टॉप 500 कंपनी में चले जाइए सर, आपका पैसा सिर्फ निफ्टी में आप डालते रहते ना तो आपका पैसा 100 गुना हो जाता हो जाता। पक्के का। 2018 तक तो आपके पास टैक्स भी नहीं भरना था, इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म का। तो इससे सिंपल धंधा, लोग आज जमीन में पैसा डालते हैं, भाड़े पे लेते हैं, दुकान लेके भाड़े पे लगाते हैं, फ्लैट भाड़े पे मैं बोलता हूँ मूर्खता है। मूर्खता वहां से भी है ना, जस्ट मैं बीच में आपकी बात, वो मूर्खता कैसे है कि वो प्रॉपर्टी सेल करना पसीना आ जाता है, कोई और कब्जा ना कर ले, वो सब उसके मेंटेनेंस, जब चाहे तब बिक नहीं सकती है। अच्छा, पार्शियल बिक नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, एक फ्लैट आपने लिया, आप उसका एक रूम बेच सकते हो, 3 बेडरूम का फ्लैट है, मुझे 1 करोड़ ही चाहिए अभी, अब नहीं कर पाओगे, राइट। और दूसरा चीज, इससे बेटर है आपका जो म्यूचुअल फंड है या आपका जो पीएमएस है, उसको आप पार्शियली भी बेच सकते हो। आपको 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख, हाँ, और कल पैसे कल मिल जाएगा, हाईली नेक्स्ट डे रिटर्न्स बड़े हैं, अच्छे हैं, और इकोनॉमी है ना, सबसे पहले इकोनॉमी बढ़ती है, उसके बाद स्टॉक मार्केट बढ़ता है, उसके बाद आपका रियल एस्टेट बढ़ता है, उसके बाद आपका बाकी का धंधा चलता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, इट इज वेरी सिंपल, और इस फॉर्मूले को आप ले लीजिए, आप SIP करिए अपने 10% अमाउंट की, बराबर है। आप अपना जो भी इनकम, आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो, 10,000 की SIP करो, उसके बाद 90,000 रुपए को आप खर्च कीजिए। 10,000 की SIP at 17-18% विल बी 10 करोड़ रुपीज इन 30 years। एग्जैक्टली, हाँ, वेरी वेरी पावरफुल। आज 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे को अगर ये नॉलेज मिल जाए तो 47, 48 तक तो वो फ्री हो जाएगा। ही कैन बी फाइनेंस। आप 10 करोड़ रुपया अगर किसी के पास आता है, आप अगर इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर दो, 5 करोड़ रुपया उसके पास लेट से रहता है, तो 5 करोड़ का अगर 10% भी आता है तो साल का 50 लाख रुपए उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्री होना, इसको फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं। सो आज के एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल एजुकेशन कमी कितनी सीरियस, आपने उसके बारे में बोला था, कितनी सीरियस आपको लगती है? बहुत सीरियस है, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले हम है ना, काफ़ी सारे इंडियंस हैंड टू माउथ थे। आज प्रिंटिंग इतना बड़ा हुआ है, लोगों की लाइफस्टाइल, हमारी पर कैपिटा इनकम 2007-8 में तकरीबन $500 नहीं थी, आज $2500 की हमारी पर कैपिटा इनकम है हिंदुस्तान की 2024 में। अब आप समझिए, ये 15-17 सालों में जब आपका इनकम 5 गुना हो चुका है, और किसी का भी हो चुका होगा, ये ज़्यादातर लोगों का हो चुका होगा। अब ये 5 गुना आपका इनकम होने से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, आप क्या करते हो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा देते हो। आप पहले इडली सांभर खाते थे, आज आप गोकुमुली, मतलब आज आप कुछ अवाकाडो खाते हो, राइट। उससे ज्यादा क्या था, पहले 10 ग्राम मोबाइल लेता, 50 ग्राम मोबाइल लेना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, आज पहले सिंपल शूज था, ब्रांडेड शूज में जाने लगा। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाओ, बट आप दिन में 2 बार की जगह 4 बार नहीं खाओगे, 6 बार नहीं खाओगे। अब पैसा बचेगा, अब पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट कहाँ करोगे, जब आपके पास नॉलेज होगा ना सही। अदरवाइज आप वही ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाओगे, FD, बॉन्ड, लाइफ इंश्योरेंस, तो वहां पे आप फंस जाते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन पहले से होगा कि भाई इससे हिंदुस्तान का भी भला होता है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, इंडिया का भला होता है, इंडियन कंपनीजों का भला होता है, गवर्नमेंट का भला होता है, टैक्सेशन मिलते हैं, आपका भला होता है उससे ज्यादा। बराबर है, आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स कमाते हो, और बैठे बैठे कमा रहे हो। वो बोलते हैं ना, एक टाइम के बाद मैं खर्च हो जाऊंगा, बट मेरा पैसा कंटिन्यूसली कमाते रहेगा। तो एक 17-18 साल का कोई किड है, मतलब ऐसे 11-12 में, कॉलेज में, उसको जब एजुकेशन आएगा तब आएगा। आपके हिसाब से कौन सी बेसिक उसको फाइनेंस का एजुकेशन लेना चाहिए? कहीं से भी लो, चाहे यूट्यूब से लो, कोई कोर्स खरीदो, किसी आप जैसे व्यक्ति से मिलो, कोई पॉडकास्ट सुनो, कौन सी कुछ चीजें उसको पता होनी चाहिए? उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको जाके 18 के बाद में उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके उसको इंटर्नशिप करनी चाहिए। पावरफुल, ये करनी ही चाहिए। कंपल्सरी। जैसे आज आप सिंगापुर में हो तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो किसी भी बिजनेस में, आप जाओ उसके बाद, पर आपको कॉलेज के साथ में आपको 4 घंटा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के वहां जाना चाहिए जो सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं कि वो खुद इक्विटी ट्रेडर हो, आज इक्विटी ट्रेडर्स, वो मैं कई बार मस्ती में बोलता हूँ कि वो कि लोग सेल्स ट्रेनिंग देने जाते हैं, उनके खुद के सेल्स के ठिकाने नहीं है। एग्जैक्टली। और फाइनेंस का मैं सिखाने जा रहा हूँ, मेरे फाइनेंस के ठिकाने, तो मैं सिखाऊंगा क्या? सर ये मैं आपको कहूंगा बैंकिंग सिस्टम के साथ, मतलब आज मेरे काफी सारे क्लाइंट, हम तकरीबन 9,000 पैन कार्ड्स को हम मैनेज करते हैं सूरत के अंदर, और हम देखते हैं कि काफी सारे सक्सेसफुल लोग जो साल का 2-5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं,
और साल का 2-3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट भी करते हैं। सक्सेसफुल लोग हैं, वेरी सक्सेसफुल लोग। अब ये जाके करते क्या है, वो जो बैंक होती है ना, बैंक के आरएम्स होते हैं जो महीने के 25,000, 30,000, 40,000 रुपया कमा रहे हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। ओ भाई साहब, वो साल का 5-6 लाख रुपया कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, कोई सीनियर होगा, या 15 लाख, और आप साल का 3 करोड़ रुपया कमा रहे हो और जाके पैसा आपका उसको धरते हो। वो क्या करता है, आपको चिपकाता है। हाँ, उसको वो फाइनेंशियल एडवाइजरी उसको आती नहीं है। मैं कई बार चिपका तो उसको उस लेवल की पता ही नहीं है चीजें। वो माउंट जाके एवरेस्ट पहुंचो फिर ही दिखेगी वहां की दुनिया क्या है। वो आपको एफडी देगा, वो आपको एलआई, वो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको देगा, वो आपको किसी तरह के म्यूचुअल फंड देगा। सर म्यूचुअल फंड का मैं आपको एक चीज बताऊं, म्यूचुअल फंड में कब निवेश करना, कौन से फंड चूज करना, वो 30% रोल प्ले करता है। 70% रोल वो प्ले करता है कब निकल जाना। कब निकल जाना ये आज लोगों को पता ही नहीं है। एसआईपी की डेट कब रखनी उस फंड की, ठीक है, आज लोग 1 से 10, 1 से 15 तारीख में एसआईपी करते हैं, मेरे पास उसके पूरे लॉजिक्स है, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो साल का 25-50 लाख करोड़ रुपया कमा रहा है, वो अपने से जो आदमी कम कमाए उसको पैसा नहीं देना। नहीं, उसको पता ही नहीं है वो चीज। मैं बोला ना, एवरेज जो चढ़ा है उसको ही पता है वहां की दुनिया कैसे दिखती है। एग्जैक्ट, हाँ, रीजनेबल होना चाहिए। 2-4 करोड़ रुपया साल का कमा रहा है, आप 2-4 करोड़ कमा रहे हो, उसको दीजिए। हाँ, आप 2-4 करोड़ कमाने वाले को आप अगर कोई 50 करोड़ तो भी ठीक है, बट आप जो आदमी साल का 5-6 लाख 10 लाख कमा रहे हो, उसको आप अपना खुद का मेहनत किया हुआ 25-50 करोड़ रुपया निवेश करने के लिए दे रहे हो। मुझे लगता है ये बड़ा गैप है। बड़ा गैप, गॉट दैट। एक तो हो गया एजुकेशन सिस्टम में ये सब होना चाहिए। कई बार जैसे आपने बोला एजुकेशन सिस्टम 4 घंटे की प्रैक्टिस, मेरा हमेशा एक विजन रहता है। मैं मतलब 26 साल से एजुकेशन में हूँ। मैं बोलता ना, गवर्नमेंट बोलती है एजुकेशन में ये चेंज करो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बच्चा 13 साल का हो जाए ना, उसका एक चीज़ कंपलसरी कर दो। वो जैसे सीए की एग्जाम तो ओपन स्कूलिंग कर दो, स्कूल का काम नहीं है। कम से कम 5 घंटे की डेली की उनकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। अमेजिंग। और वो अगर सर्टिफिकेट है ना तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो जो बोलते हैं ना स्किल इंडिया, ये इंडिया, सब कुछ अपने आप जिसका जो आपने बोला वो कहाँ से, जो फाइनेंशियल चीज बोले, हर फील्ड में उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, अपने आप वो स्किल इंडिया हो जाएगा। सर आज इतने सारे कोर्सेज, मैं कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो CFP, CFA करवाने के बहाने पे उन बच्चे को, अंडर ग्रेजुएट्स को ले लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपको बताऊं, ये कोर्स उनके लिए बना ही नहीं है। जो उनको ख्वाब दिखाया जाता है ना कि आपको तुरंत ग्रेजुएशन के बाद में 10 लाख की नौकरी, 25 लाख की नौकरी, वो 50, 100, 200 लोगों में एक को मिलती है और बाकी सब दिखा। मुझे लगता है जैसे आपने कहा था, मैंने अपने बच्चों को, आई एम इन द फाइनेंस फॉर सो मेनी ईयर्स, मेरे बच्चे आपके वहाँ पढ़े हैं, राइट, और बेटी जब 12th खत्म हुआ तो मैंने बोला ठीक है, बॉम्बे की कॉलेज में तू जा, बस साथ में 4 घंटा तुझे मेरे ऑफिस में आना है। एग्जैक्टली। ग्रेजुएशन खत्म हो गया, उसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, पहले 2 साल फुल टाइम कंप्लीट कर, उसके बाद उसने एसपी जैन में एडमिशन लिया, तब उसको 2.5 साल बाद भेजा। क्यों? क्योंकि तब उसको पैसे की वैल्यू, धंधे में आना है तो फैमिली बिजनेस कर। बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था, कंपलसरी बॉम्बे में उसको जाके इंटर्नशिप किसी और के वहां जाके करनी, वो HDFC में जाके कर रहा था, HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर। जब उसने वो सीखा तो ग्रेजुएशन जैसे उसका 2 महीने पहले खत्म हुआ, आया बिजनेस में, आया, उसको समझना शुरू किया, 2 साल कंप्लीटली बिजनेस में, उसके बाद उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। मैंने मेरे बच्चे को ना CFA करवाया है, ना CFP करवाया है, ना मैं CA करवा रहा हूँ, बट ये करवाना चाहिए, हाँ करवाना चाहिए, बट उसका एक टाइम होता है। पहले वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जाके देख ले। आज क्या हो रहा है, पहले जाके वो कोर्स कर रहा है, उसके बाद उसको समझ नहीं आता है। अब मेरे को इंडस्ट्री समझ नहीं आती है। बहुत सारी चीजें ना वो एक्सपीरियंशियल होती है, वो राइट आती है। अगेन मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशन बारे में, एजुकेशन चलता है इनसाइड आउट। मतलब पहले आप सीखो फिर बाहर जाके देखो, होना चाहिए उल्टा जो आप बोल रहे हो। पहले आउटसाइड जाओ, देखो वहां क्या चाहिए, फिर कॉलेज में आके सीखो क्या मुझे सीखने की यहाँ जरूरत है। वो MBA करने जाता है, वो पता ही नहीं बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या सीखेगा। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे गैप्स मैंने आइडेंटिफाई किया है। मैं भी ग्रेजुएशन के बाद में, जब मैं जब कोटक में काम कर रहा था, जब मुझे IIM में जाना मिला और काफ़ी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाना, तो मेरे लिए क्लैरिटी तब बहुत ज़्यादा आई। तो मुझे भी लगता है, मैं भी, हर कोई इंसान जो एजुकेशन के ऊपर है उसको इमीडिएट बेसिस पे आफ्टर द एज ऑफ 16, जैसे 10th खत्म होता है, उसको फाइनेंशियल कंसल्टेंट के वहाँ उसकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, फाइनेंस इज नॉट ऑल अबाउट इक्विटी, इट इज़ अबाउट डेट सिंडिकेशन, इट इज़ अबाउट इक्विटी मार्केट, इट इज़ अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट इंश्योरेंस, जाना चाहिए। और
सो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर देते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब मैं वो बोला ना, ऐसे तो मुझे कोई डायलॉग बहुत याद है वो वन इडियट का, कि वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स करना मतलब दाल में सब्जी मिला के देना। तो बहुत डायलॉग मेरे सर में चिपका है, बट व्हाट्स योर व्यू, ये कैसे मिक्स हो जाता है? तो मैं उसको ऐसे कहूँगा कि आपका अगर हाथ, यहाँ पे मैं आया हूँ आपके स्टूडियो में और मेरा हाथ कट जाए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आज से 1 किलोमीटर दूर आपको मिल रहा है डॉक्टर और नीचे आपका मोची बैठा है, दोनों चमड़े सीने का काम कर। वेरी वेरी क्लासिक एग्जांपल। ठीक है, अब आपको मुझे कहाँ लेके जाना है जिससे मेरा हाथ ठीक हो जाए? इमीडिएट इलाज है, क्योंकि मोची बैठा, चमड़ा मोची इसी बैठा है, रहा, चमड़ा ही सी रहा है, उसको बोल सीधे भाई इसका हाथ। सर एक्सपर्टीज जो है ना, जो एएमसी के पास, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में पैसा मैनेजमेंट करने की एक्सपर्टीज है, जो पैसों का डॉक्टर है, विच इज एएमसीज, म्यूचुअल फंड कंपनियां, पीएमएस कंपनियां, एआईएफ कंपनियां। इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, उसका मूलभूत कारण है रिस्क को मैनेज करना। आप इससे सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस लीजिए, इन्वेस्टमेंट को क्लब में ही कीजिए। 30 लाख एजेंट है लाइफ इंश्योरेंस के हिंदुस्तान में, 30 लाख के तकरीबन 30 लाख एजेंट है हिंदुस्तान में जो आके इंश्योरेंस बेचते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनियों से। 2 लाख म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है अभी। ओके। अब आपको ये समझना है कि उसका पेनिट्रेशन जो है जितना ज़्यादा, और इंश्योरेंस हमेशा बेचा जाता है, इट इज़ नेवर बिन बॉट, इट इज़ ऑलवेज बिन सोल्ड, 300 सालों से, हाँ, राइट। तो ऐसे कंडीशन में वो आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, आदमी आदमी को खरीदता है। फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, वेरी पावरफुल। आदमी खरीदे जाते हैं। अब मैं जाके किसी को मैं नवीन जी के पास आया, मैंने जाके बोला कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ऐप से निवेश कीजिए, ये करिए, तो आपने मुझे खरीदा, मेरे नॉलेज को खरीदा। एग्जैक्टली, राइट। अब जो सबसे ज्यादा बेचने जाएगा, उसका सबसे ज्यादा माल बिकेगा, तो इंश्योरेंस बिक जाएगा, वो ट्रेडिशनल प्लान ले लेगा। और जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तानियों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती, तो उसको पता ही नहीं है कि 6% अगर रिटर्न है आपका, 1 करोड़ रुपया, पता है 6% से अगर कंपाउंड होता है तो 30 साल पे कितना होता है? नॉट इवन 6 करोड़, ओह 5.76 करोड़ होते हैं। और यही 1 करोड़ रुपया 17% से कंपाउंड होगा तो 100 करोड़ होगा। अगर यही 1 करोड़, 6 करोड़ और 100 करोड़, हाँ, तो 6% से आपका पैसा 6 करोड़ भी नहीं होता है, 17% से वो 100 गुना होता है, 110 होता है, मैं 100 करोड़ ले लेता हूं, और 14% से वो 50 गुना होता है। सर जिस दिन ये सिंपल मैथ समझ गए ना आप, तो आपको तब लेना चाहिए कि ये कितना पैसा मेरा बना के देगा। ये वापस आप जो बोले सिंपल मैथ्स, वही जो आपने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट हो 8 वंडर लगता है। अरे यार 6 का डबल तो 12-14 हुआ, ये पैसा इतना कैसे हो गया? सो दैट इज व्हाट इज द ट्रिक अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सर आई विल टेल यू, आपका हिंदुस्तान ज्यादातर अपना पैसा 6% विच इज नॉट इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन। और ये आदमी अगर आज एफडी बॉन्ड खरीद रहा है ना, विच इज टैक्सेबल, राइट, तो उसका 6% के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। आप समझना, वो 6%, 60% रिटर्न के ऊपर उसको टैक्स लगता है। तो जब वो टैक्स काट के जो उसके हाथ में पैसा आता है ना, 4%, 4.5% आता है, राइट। और ये समझता नहीं है टैक्सेशंस को। म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ, इक्विटी मार्केट्स में आपका पैसा पिछले 30 सालों में 17%, 18% बना है। आने वाले 25-30 सालों में भी 14%, 15% बनने के चांसेस है। बराबर है। कुछ नहीं करोगे ना तो भी 14%, 15% रिटर्न बनेगा। 12%, 10, 11, 12% हो सकता है इंडेक्स रिटर्न दे आने वाले 25-30 सालों में, और ये रिटर्न भी बन सकता है। आपको अच्छा एडवाइजर, आपको भरोसा रखना पड़ेगा इंडिया के ऊपर, और आपको इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा, और आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, राइट। तो बहुत पैसा बनेगा। सुपर। सो ये तो एक हमने एस्पेक्ट बात कर दी लाइफ इंश्योरेंस की, पर्सनल इंश्योरेंस, वो सब। मैंने जो स्टडी किया वो ये कि आप बहुत बड़ा एक काम करते हैं अबाउट द क्या बोलते हैं, इवेंट इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस, नॉट देन द प्रो। वो किन लोगों को लेना चाहिए, उसका क्या फायदा है? सी स्पेशलाइज इंश्योरेंस और ऑड इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, हम बहुत बड़ा, जैसे आज सूरत में ज़्यादातर जो इवेंट्स होती है, उस इवेंट का इंश्योरेंस हम पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं। सबसे पहले 12 साल पहले सुमुलडेरी रोड पे गणपति का बहुत बड़ा काम हो रहा था, और उसमें मुझे कॉल आया कि मुझे ये करना है। तो हमने उसको किया था जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 2013 में इनॉग्रेशन के लिए आए थे। हाँ,
तो इट वॉज वेरी लार्ज इवेंट। उसके बाद दूसरे साल दूसरे चीफ मिनिस्टर आए, तो हमने उस इवेंट को इंश्योर किया था। उसके बाद आज जितने भी ज़्यादातर नवरात्रि होते हैं, कोई इवेंट होने वाला है, उसको हम इंश्योर करते हैं। मुझे लगता है वो हर कोई घर में कोई किसी की शादी आ रही है, बड़ी शादी है, घर में कुछ अशुभ हो जाता है तो हम शादी नहीं कर पाते, तो मैरिज इंश्योरेंस हो सकता है। कोई बड़ी आप इवेंट करने वाले हो अपने कंपनी की, या फिर उसमें कर सकते हो। जैसे डॉक्टर्स, ज़्यादातर डॉक्टर सूरत के हॉस्पिटल्स हैज़ टेकन इंश्योरेंस फ्रॉम अस, यानी किसी भी डॉक्टर के आप शू करो निग्लिजेंस का, उसका इंश्योरेंस तौरी नहीं करता है, ओह, तो राइट। ये भी इंश्योरेंस हो सकता ये भी है? इंश्योरेंस हो सकता है डॉक्टर्स लोगों के लिए। ओ, तो मैं समझा था प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, इवेंट का होता है। ये इस तरह के इंश्योरेंस भी हो सकते हैं। पिछले 10-12 सालों से वी आर द लीडर्स इन दिस। आज अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। आज 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, कोविड से पहले कुछ टेक्सटाइल्स वाले हमारे पास है, बोले हमारी पार्टी उठ जाती, उसका बहुत बड़ा इशू है हमारा, तो हमने उसका इंश्योरेंस देना शुरू किया। आज अगर अच्छा आपका टर्नओवर है, पक्के का है, और अगर आपका सच्चा पैसा लेना है, तो वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है क्रेडिट रिस्क का। यानी आपके जो क्रेडिट हो सकता है टेक्सटाइल वालों के लिए, हम काफी लोगों के, किसी के लिए भी हो सकता है जिसमें उधारी है, जिसको पैसा आपको आपका माल दे रहे हो और उधारी है, उसको आप ये कर सकते हो। जैसे साइबर सिक्योरिटी, आज काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऊपर काफ़ी पंगे हमेशा रहते हैं, हैक हो जाना या कुछ, ये सब चीज़ों का इंश्योरेंस अवेलेबल है मार्केट में। क्या बात है! ये तो मतलब वो बोलते हैं ना, बड़ा प्रोफाउंड मेरे लिए लग रहा है कि मैं तो इंश्योरेंस सोचता था लाइफ का हो सकता है, चीज़ों को हो सकता है। मतलब वे यू हैड सेड, मतलब मैं तो जहाँ-जहाँ मेरी लाइफ में रिस्क है, अगर मैं इसको समझ कर दूँ, वो हर चीज़ का इंश्योरेंस हो सकता हाँ। है। सब आप बोल रहे हैं। सर आप ट्रैवल इंश्योरेंस देख लीजिए, जो फॉरेन लोग ट्रैवल करने जाते हैं इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं, या फिर वो ट्रैवल एजेंट के पास लेके जाते हैं। अब है वो 600, 700, 800 रुपए की चीज़, बट आप समझिए यहाँ से आप दुबई गए, साइलेंट, वहाँ पे कुछ हो गया, तो आपको $1 लाख, यानी मोटा मोटा 95 लाख रुपीस का इंश्योरेंस आप ले सकते हो 600 रुपये, 300 रुपए। जिसमें मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वहाँ से आपको वापस ट्रिप कैंसिल करके यहाँ पे आना पड़ा, फ्लाइट डिले हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया, सबके लिए इंश्योरेंस होता है। मैं आपको एक मज़े की बात, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ हम ज़्यादातर हमने ही दिया है मार्केट को। आज हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा उसकी पैसे को कहाँ निवेश करता है? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट उसका कहाँ होता है? मेरे से एफडीज में। नहीं सर, उसका होता है घर में। हाँ, या उस वो इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। वो इन्वेस्टमेंट, हाँ, रहने के लिए। आदमी जब सबसे ज़्यादा पैसा डालता है ना, कच्चा पक्का जो भी, और उसमें ज़्यादातर सूरत जैसे सिटी में लोग कच्चे का पैसा इन्वेस्ट, मतलब से फर्नीचर बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं, सोफे बनाते हैं, हर तरीके का वो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे करके पर्दे वो खुलेंगे। हाँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम बनाते हैं। सर आपको पता है वो लोग जब इंश्योरेंस लेते हैं उसको इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है, और लेते हैं ना तो उसको लगता है मैंने इंश्योरेंस लिया, बट पकता नहीं है, तो सब कच्चे की अमाउंट है। कच्चे की अमाउंट है। ऐसा एक प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, आई विल नॉट नेम इट, अगर किसी को चाहिए तो दे कैन राइट यू इन द कमेंट एंड विल सेंड यू द डिटेल्स। आप मुझे बोलोगे ना मेरी बीवी की अंगूठी खो गई है, 50 लाख की अंगूठी खो गई है, मेरी घड़ी रोलेक्स की है, मेरी रोलेक्स की घड़ी कहीं खो गई है, मेरा मोबाइल टूट गया है, मेरे घर में आर्ट है, पेंटिंग है, वाइन कलेक्शंस है, सब कुछ इंश्योरेंस होगा बिना डॉक्यूमेंट्स के, और 100% उसको पैसा मिल सकता है, इंक्लूडिंग करेंसी नोट अगर आपके पास फेक आ चुका है उसका भी इंश्योरेंस होता है, और नो क्वेश्चन आस्क्ड। इसको एक चीज कहते हैं निग्लिजेंस इज कवर्ड। आपके हेड का भी हमने दिया है, हमने अच्छे से पेन का इंश्योरेंस दिया है, टूट गई मेरी हेड, कहीं पे 25,000 रुपए की हेड है, रख दी और कहीं खो गई, मेरे चश्मे पहने हुए टूट गए, उसके ऊपर बैठ गया चश्मे के ऊपर, such insurance is available without even asking any question. This product is available, but it is not for every Tom, Dick and Harry. बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, बट इसका सालाना प्रीमियम ही आज शुरू होता है 3 लाख रुपए से। तो ये फ्लैट होल्डर के पास शायद इतना, बट किसी का प्रीमियम फ्लैट है। आज सूरत में अच्छे अच्छे फ्लैट है जहाँ पे 10-10, 15-15 करोड़ के फर्नीचर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट सेट होता है। अमेजिंग। मतलब ये तो इंश्योरेंस, मतलब आज तक इंश्योरेंस आते ही मैं ना ऐसे हो गया था, इंश्योरेंस की बात मत, तो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर, टर्म प्लान की। हाँ, टर्म प्लान की, और कोई बात मत कर। पर आज तो इंश्योरेंस कैन इवन, मुझे 360 डिग्री मेरी लाइफ का प्रोटेक्शन चाहिए तो एक अमाउंट देके मैं पूरा कर सकता हूँ। सर बहुत सारे प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। हिंदुस्तान तो अभी उसमें सनराइज अभी हो रहा है, अभी सुबह के 5 बजे है हिंदुस्तान के अंदर इंश्योरेंस के अंदर। हाँ, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो मुझे दिख भी रहा है। हाँ, और वर्ल्ड के अंदर वो शाम के 4 बज रहे हैं।
इतना गैप है। इतना गैप है। सो एक आइडियल फाइनेंशियल प्लान में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का रेशियो क्या होना चाहिए? सो मुझे लगता है ऐसा उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं है, डिपेंड करती है, टेलर मेड प्रोडक्ट। दूसरा, सबसे पहला आदमी इन्वेस्टमेंट करने भागता है, बट वो गलत है। सबसे पहले उसको लेना चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट, जो 2-5 हज़ार रुपये का सालाना प्रीमियम आता है। उसके बाद उसको लेना चाहिए इफेक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस, जितनी उतनी इनकम है सालाना उतना उसका। जस्ट बीच में रोक लूं, प्लीज प्लीज सर। एक्सीडेंट और ये हेल्थ दोनों अलग अलग। हेल्थ में वो एक्सीडेंट नहीं आ जाता है? एक्सीडेंट प्रोडक्ट जो दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, अगर किसी इंसान को लेना चाहिए ना, तो सबसे पहला प्रोडक्ट अपनी जिंदगी में लेना चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट। 18 साल से लेके 70 साल की उम्र, 70 इयर्स की उम्र के लिए सेम प्रीमियम लगता है एक्सीडेंट पॉलिसी। मैं तो ये समझता हेल्थ से शुरू करना चाहिए, तो एक स्टेप और आप आगे ले गए। 5,000 का प्रोडक्ट आता है। 5,000 में मोटा मोटा 50 लाख का आपको एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 50 लाख, हाथ पैर आँख चले गए तो 50 लाख, उंगली अंगूठा कुछ कट गया उसका 50 लाख रुपए तक मिल सकता है। उसका इलाज करने के लिए अगर कुछ कट बट गया उंगली मुंगली तो आपको 5 लाख रुपए उसका इलाज कराने के लिए मिलता है। बच्चों के एजुकेशन बंद हो, मतलब अगर इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी टोटल, वो बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे मिलते हैं, लोन उसमें कवर होती है। 5,000 रुपये साल का प्रीमियम में ये सब कुछ मिलता है। जस्ट फॉर माई, अगेन मैं बोला मेरी इंक्वायरी में ज्यादा करता हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है तो वो ऑडियंस के लिए हो जाता है। ये मैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया और टर्म प्लान लिया, उन दोनों मिक्स करूँ तो एक्सीडेंट कवर मिक्स नहीं हो जाए? व्हाट इज द डिफरेंस? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। हाँ, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस में आपका हड्डी टूट गया, आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या उसके अंदर सिर्फ आपको जाके स्टिचेस लेना है या फिर पट्टा बांध के देते हो तो आपको 2 घंटे में छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मेडिक्लेम के लिए आपको 24 घंटा रहना पड़ता है। अभी ये खर्चा जो है स्टिचेस लिए उसके ये करवाए, सब ओपीडी ट्रीटमेंट जब हम करवाते हैं, आज उसका 25-30 हज़ार 50 हज़ार का खर्चा आ जाता क्यों है। बनता है? बराबर है। उसके अलावा आप तब तक ऑफिस नहीं जा पाओगे, धंधा नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको वीकली कॉम्पेंसेशन मिलता है। यानी आपको डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने तक आपका हाथ ऐसे रहेगा, तब तक आप ऑफिस तो जा नहीं पाओगे, ड्राइव नहीं कर पाओगे, तो बिजनेस लॉस होता है, उसका भी पैसा इसमें मिलता है। ये 5,000 रुपये में, और ये जैसे आपका महीने का ₹1,00,000 आप कमा रहे हो बुक्स पे, तो ₹1,00,000 का महीने का, हफ्ते का 20,000 रुपया उसमें मिलता है। तो ये क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, कहीं जाके, ये सब एक्सीडेंटल में कवर होता है। Got that. Now I got the clarity. वेर हिंदुस्तान का सबसे चीप प्रोडक्ट और सबसे अच्छा प्रोडक्ट पर्सनल एक्सीडेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस बाद में आता है, उसके बाद आता है टर्म प्लान, राइट, उसके बाद आता है अदर एसेट्स इंश्योरेंस, आपके घर नहीं, सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट सबसे पहले, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद टर्म प्लान, उसके बाद ऑल अदर एसेट्स, आपका घर, गाड़ी, ज्वेलरी, उसका इंश्योरेंस। उसके बाद आपको निवेश शुरू करना चाहिए। जो पैसा आपने कमा लिया वो चला ना जाए, उसको बोलते हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन करना। वेल्थ प्रिजर्व पहले करो, उसके बाद वेल्थ क्रिएट करो, और वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसके बाद SIP करो, SIF करो, PMS करो, AIF करो, स्टार्टअप्स में करो, कुछ भी करो। ये वेल्थ इंश्योरेंस का पूरा एक नया कॉन्सेप्ट मुझे कहा, और ये बहुत जरूरी भी है। मैंने सब कुछ कर लिया, आजकल आग लग गई, ये लगे वो करोड़ से रोड पे आ जाता है। सर, आज आपने घर बना लिया, फैक्ट्री बना लिया, आज आप लोग इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, अपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन नहीं लेते। घर के अंदर आपने 2 आदमी रखे हैं, लेट्स से 2 होममेड्स रखे हैं, उसका भी इंश्योरेंस नहीं लेते हो। साल का 700 रुपया लगता है, 800 रुपया लगता है। वाह, एकदम ये वेरी प्रोफाउंड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, गॉट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड सही है कि ऐड बहुत चलती है? और जहां तक मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड सही भी है, एक हद तक वो सही है, बट कई बार जैसा स्टार्टिंग में आपने SIF ये सारी चीजें, तो क्या सच में सही है म्यूचुअल फंड? सो म्यूचुअल फंड तो सही है, बट कौन सा फंड सही आपके लिए है, ये बहुत बड़ा गैप है समझने में। आज काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप गली गली में, घर घर में डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलेंगे, उसको पूछो ये फंड तू मुझे क्यों दे रहा है, ये प्रश्न आप नहीं पूछते हो। अगेन ना, इसमें आपने जो बोला, आपका ही स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। लोग म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते, लोग इंसान खरीदते हैं। जिग्नेश भाई ने बोलते इसलिए मैंने लिया। एग्जैक्टली, जिग्नेश भाई ने। बट आपका ये जो जिग्नेश भाई है या मेरे जैसे जो कंसल्टेंट है, क्या वो सही में नॉलेज रखते हैं,
क्या उनके पास में फंड मैनेजर का कनेक्ट है, क्या उसके पास में वो टीम है जो रिसर्च कर रही है, क्या उसके पास में वो टाइम है जो फंड मैनेजर के साथ में, कंपनी के साथ में, एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट करके उसका आने वाले टाइम में क्या होगा, फंड का कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कौन से सेक्टर्स बुलिश लग रहे हैं, उनको साथ में क्या कस्टमर्स लोगों के साथ में फंड मैनेजर को मिलवाने का काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स आने वाले टाइम में वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। लॉजिकल चीजें हैं सारी। दूसरा चीज़ ये है, म्यूचुअल फंड तो सही है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि आप आज तकरीबन 2-3 हज़ार म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है। अब आप तो 2-3 स्कीम ही लेनी है, आपको कैसे सिलेक्ट करोगे? सेक्टोरियल फंड अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे रहा है, इट मींस वो अपना खुद का पैसा बना रहा है, आपका नहीं बना रहा है। आपके वर्ड से वो मुंह से निकल चिपका रहा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा बना है, तो वो क्या करेगा, बैंकिंग फंड, फार्मा फंड, आईटी फंड चिपका देगा आपको। ठीक है यार बॉस, क्यों ना उसके पास नॉलेज है ना वो आपके पास में वो समझ है, क्यों ना आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बिजनेस साइकिल, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स ले, जिससे आपको चेंज घड़ी घड़ी ना करना पड़े। तो एज ए इन्वेस्टर, ये तो हो गया मैंने एडवाइजर लिया होगा, एज ए इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड मुझे इन्वेस्ट करना है तो क्या पैरामीटर चेक करने चाहिए? As an organization, we have created a 6 points checklist. हम सबसे पहले आज हिंदुस्तान में तकरीबन 55 म्यूचुअल फंड कंपनी है। हम ट्राई करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी 1 लाख करोड़ मैनेज नहीं करे ओवरऑल एसेट्स, उसको हम पैसा नहीं देते। तो ऐसी 55 में से कितनी निकलती है? 16-17 कंपनियां निकलती है। तो ये 15-16-17 कंपनियां हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये 15-16 कंपनीज के अंदर भी हर आदमी, हर फंड मैनेजर वहाँ का बेस्ट नहीं है। तो वहाँ का CIO हो गया, वहाँ का प्रमोटर बेस हो गया, या फिर वहाँ का सबसे सीनियर फंड मैनेजर हो गया। फंड मैनेजर चूज करना कंपनी चूज करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अल्टीमेट ड्राइव वही करने वाला है। अल्टीमेटली पैसा आपका घोड़े से ज़्यादा जॉकी इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से आपका पैसा जो है उसके अंदर आपका कंपनी सिलेक्ट करना, उसके बाद आपका फंड मैनेजर सिलेक्ट करना, उसके बाद में उस फंड में किसी भी तरह का कैप नहीं रखना या सेक्टोरल फंड नहीं देना। ये हमारा तीसरा पैरामीटर है। चौथा पैरामीटर है बीटा, रिस्क। क्या रिस्क ले रहे फंड का, अल्फा, कैसे अल्फा जनरेट करेगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 6 पैरामीटर हम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो एज एन कंपनी हमारे पास 39 फंड्स, 40 फंड्स बाहर निकलते हैं। Got that. तो 3-4 हज़ार फंडों में से वो 30-40 फंड हमारे पास बाहर निकलते हैं, वही हमारे क्लाइंट को हम देते हैं। सुपर। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आम इंसान के लिए क्या बेटर है? आंसर मेरे हिसाब से मुझे क्लियर है, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। फिर भी जो शॉर्ट टर्म करता है, अगर मेरा आंसर सही है तो जो शॉर्ट टर्म करते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? सो मुझे लगता है उनको मार्केट्स में आना ही नहीं चाहिए। आई एम वेरी ब्लंट। जो आप पैसा निवेश करिए, उतना पैसा निवेश करिए मार्केट में, आपको कभी जिंदगी में निकालना ही नहीं है, जिंदगी में। तो बोले सर, आम आदमी जो सक्सेसफुल होता है ना, अपनी 100% पैसा खर्च करके नहीं जाता है, उसका घर जमीन बेच के खर्च करके नहीं जाता है, वो छोड़ के जाता है। राइट। उसी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा, आपको जब आप पैसा निवेश करो, आपकी एज अब 22 साल, 25 साल, 35 साल की एज में जब भी आप निवेश करो, आपको ये करना है कि ये पैसा है ना, मैं कभी नहीं निकालूंगा, ये कभी नहीं निकालूंगा। और फिर भी कभी ज़रूरत पड़ती है, बच्चे की शादी है, बच्चे का एजुकेशन है, कुछ गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो आप तोड़िए ना, आपका ही पैसा है। हाँ, बराबर है। तो अब प्रॉब्लम नहीं। या फिर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, आप 25 साल का लड़का है आज और 50 साल की एज पे वो रिटायर होना चाहे अपनी ज़िंदगी में, उसने हर महीने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार करके पैसा बना के जोड़ के 5-10 करोड़ बनाए, अब उसको रिटायरमेंट एंजॉय कर भाई, बराबर है। बट अगर वो माइंडसेट है कि आज मेरे पास 2 लाख पड़ा है या 5 लाख पड़ा है और उसको मैं 3 महीने के लिए इक्विटी में डालूं, तो बॉस देन यू आर डूइंग अ गैम्बलिंग। और डालू नहीं, सबसे बड़ा जो मैं तो जेन जी के साथ ये बच्चों, वो तो 2 लाख डालो, 3 महीने में 2 करोड़ हो जाएगा। वो मानसिकता से चलते हैं। जिस इंसान ने जितना जल्दी पैसा बनाने की कोशिश की ना, उतना जल्दी उसका पैसा गया है। हाँ, अभी गया तो गया। हाँ, बराबर है। आया ही नहीं है, वो गया ही है। ये जो मैं बात बोला, आजकल यंग जनरेशन ट्रेडिंग में जल्दी एंट्री ले लेती है, क्या ये हेल्दी ट्रेंड है? सर मैं आपको बताऊं, 3 C जिसे हम कहते हैं, अगर ये 3 C अगर ये जेन जी समझ लिया ना, तो ही पैसा बना पाएंगे। 3 C का सबसे पहला आता है, ये 3 C के बिना एक भी C अगर कम है उसमें से, तो पैसा कभी नहीं बना पाओगे। पहला C है कन्विक्शन।
कन्विक्शन कहाँ से? आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको उसका पूरी तरीके से इन डिटेल उस स्टॉक का, उसके मैनेजमेंट का नॉलेज, क्या करता है, कैसे करता है, ये होना चाहिए। उसकी स्टडी करने के बाद में आपका कन्विक्शन कि यार ये धंधा, ये कंपनी ना चलेगी, ठीक है, सब रेफ चेक कर लो आप, और उस तरह से करो जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो ना, उतनी शिद्दत से उस स्टॉक को स्टडी करो, राइट? क्या बात है। तो कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन के बाद में जो दूसरा, तो सी पहला कन्विक्शन का आता है, दूसरा सी आता है कैपिटल। अब आपके पास भी जितना भी कन्विक्शन होगा, आपके जेब में पैसा ही नहीं है भाई, तो क्या करोगे? तो क्या ही उखाड़ लोगे, राइट? तो आपके पास में खुद का कैपिटल होना चाहिए। बोरोड कैपिटल पे आज तक कोई आदमी पैसा वाला नहीं बना है। तो हो गया, दूसरा हो गया कैपिटल। और तीसरा जो है वो है करेज। आपका कन्विक्शन और कैपिटल आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस से। करेज है ना, यानी उस स्टॉक में आपके पास में 10 लाख पड़े हो, 10 लाख उसमें आप बेट कर सकते हो ना, जब तक वो कन्विक्शन ना है, करेज ना है ना, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। तो कन्विक्शन, कैपिटल और करेज, तीन का साथ चाहिए। एक भी सी का अगर 0.1% कम है ना, तो आप पैसा कभी भी नहीं बना सकते। बहुत मुझे करेज की आपकी डेफिनेशन जमी कि 10 लाख रुपए और 10 का 10 लाख रुपए एक पे बेट करने में डर लग रहा है, तो करेज मेरे पास वो नहीं, कन्विक्शन नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आई नो फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैज मेड सम ट्रेमेंडस मनी इन द मार्केट, ट्रस्ट मी। और उनका करेज आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा बॉस, बट उसके पास में उससे पहले का जो उसका एक्सपीरियंस है, कन्विक्शन है, कैपिटल है, और एक स्टॉक पे 5, 25, 50 करोड़ डालते हुए इनका हाथ नहीं हिलता है। जोरदार, गॉट दैट। ये जेन जी के साथ इसलिए वैसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन है। स्टॉक मार्केट को एडिक्शन बनाने से बचने से क्या करना चाहिए? ये मेरे लिए बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है। रोज मैं देखता हूँ, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बोले सर ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया, समझता नहीं है। सर मुझे ऐसा लगता है कि आदमी अगर जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, किसी भी तरह के नशे कर रहा है, उससे वो छूट सकता है। स्टॉक मार्केट का अगर उसको लत लग गई ना, कभी नहीं छूट सकती। तो उससे बच्चा कैसे जाए? उससे बचा इसीलिए जाए कि आप अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए। आपका काम स्टॉक मार्केट का अगर नहीं है, या आपका फ्यूचर उसका साथ नहीं है, या फिर आपका धंधा वो नहीं है ना, तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट रख लेना चाहिए, एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद लेना चाहिए, या फिर आपको कुछ नहीं ना तो निफ्टी 500 का निफ्टी खरीद लेना चाहिए, निफ्टी खरीदते रहना चाहिए। आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा इन अ 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 10 ईयर। अदरवाइज आप सिर्फ स्टॉक मार्केट देखते रहोगे, आप कमाने वाले कुछ नहीं हो उसमें से, आपका टाइम पास होगा। पैसा जिंदगी में अनलिमिटेड आ सकता है, टाइम हमेशा लिमिटेड रहता है, राइट? और वो टाइम लिमिटेड आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। आपको कोई एक्सपर्ट पकड़ लेना चाहिए, आपको कोई कंसल्टेंट पकड़ लेना चाहिए, आपको किसी उस इंसान के साथ में जुड़ना चाहिए जो बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में कमा रहा है। सो इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एज, ऐसे तो कोई, बट राइट एज आपके क्या होनी चाहिए अगर किसी को ट्रेडिंग में ही घुसना है? तो ट्रेडिंग में घुसने की कोई एज नहीं होती। वो शायद 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल का भी हो सकता है, बट उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले कम से कम उसको 4 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्या बात है। और ये सोशल मीडिया में इतना कुछ क्विक प्रॉफिट की चीज़ें आती है, ये 4 स्टॉक ले लो, 5 स्टॉक ले लो, या ये ले लो, वो ले लो, उसमें बहुत मिसगाइड करते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वापिस मैं आ रहा हूँ, जिस इंसान के पास में इतना समय है सोशल मीडिया पे जाके, वो 25 साल की लड़की, 24 साल का लड़का जाके अपना बख्तियार रहे हैं, राइट, अपना ज्ञान बांट रहे हैं, और उसको ज्ञान, उस गलत ज्ञान को सुनने वाले सब जो फॉलोअर है, भक्त लोग हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़े बेवकूफ़ भक्त है यहाँ पे। जो 24 साल की लड़की या लड़के ने खुद कभी पैसा नहीं बनाया स्टॉक मार्केट में, आपको ज्ञान पेल रहा है, ये कर लो, वो कर लो, और आप भी उसको फॉलो कर रहे हो। सर, हैज ही स्पेंड सम 10, 15, 20 years? हैज ही मेड 10x, 20x, 30x मनी इन द मार्केट? जो उसने बनाया नहीं, ना उसके पास क्वालिफिकेशन है, ना उसके पास एक्सपीरियंस है, तो अब क्यों उसको फॉलो करो? क्योंकि अच्छा बोलता है? पावरफुल। क्या अच्छा वो सोशल मीडिया फॉलोअर उसके है तो क्या उसको फॉलो कर लोगे? अपनी जिंदगी भर की कमाई को वहां डाल दोगे? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, अपने पैसे लेके किसी का भी कुछ भी प्रमोशन कर लेते हैं। Exactly, हाँ। और वो जब प्रमोशन करते हैं ना, उनको नहीं पता है कि उनके 10,000 रुपए के अंदर वो जो कंपनी आपसे ऑडियंस है,
उसको माल चिपका रहे उसके प्रमोटर्स। सुपर, जोरदार। और ये बहुत सही चीज है। और फिर भी जो बात बोल ना, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अपनी जगह है, उसने खुद ने पैसा नहीं बनाया और आपको पैसे बनाने की टिप्स दे रहा है, सो तो पूरा पूरा तो वो तो हमारे दिमाग में होना चाहिए ना कि हम किसकी बातें सुन रहे हैं। सो वेल्थ बिल्ड करने के लिए फ्रॉम अ लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू 3 इंपॉर्टेंट हैबिट्स क्या होनी चाहिए? मेरे जैसा जो शेयर मार्केट में घुसना नहीं है बट मुझे पैसा बनाना है। उसको अपने धंधे में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा कंसल्टेंट उसको हायर करना चाहिए जो खुद पैसे वाला हो, पैसा बना के एक्सपीरियंस किया हो, और उसको हर 3 महीने मॉनिटर करना चाहिए। कुछ नहीं, चौथी चीज। क्या बात है। और एकदम सीधी सादी चीज है। और मैंने इतनी बार इन्वेस्टमेंट वालों को देखा है, किसी ने ये नहीं बोला कि तू तेरे धंधे पे ध्यान दे, वहां पैसा आएगा तो अपने आप इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सर, जहाँ पे आपका धंधा है, आज टेक्सटाइल में अगर आप हो, आजकल मैं बच्चों को देख रहा हूँ, इवन बिजनेसमैनों को देख रहा हूँ, बोले क्या कर रहे हो? बोले आजकल हमें स्टॉक मार्केट में आना है। बोले तेरे बाप ने 100 साल पुराना, 50 साल पुराना टेक्सटाइल का धंधा, इतना मेहनत करके तुम अभी तक यहां तक पहुंचे हो। डॉक्टर्स वो ऑपरेशन करते हुए, वो इलाज करते हुए, वो टिप्स वो लिखवा रहे हैं, हाँ भाई साहब मेरा ये 5000 TCS ले लेना, मेरा 2000 रिलायंस ले लेना। मैं उस डॉक्टर के वहां जाना बंद कर देता हूं। बराबर है। मेरा इलाज नहीं कर रहा है, वो मुझे मार देगा कभी। मार देगा, फोकस नहीं। लॉयर के पास जाओ, आज सीए के पास जाओ। मैं ऐसे कुछ सीएस को जानता हूं, डैनिश भाई जैसे लोग, बिरजू भाई जैसे लोग हैं सूरत में, वेरी ब्रांडेड सीएस, ठीक है। अब वो लोग ना अपने धंधे के लिए कुछ नहीं कर रहे, बोले मेरा फोकस सिर्फ लोगों का ऑडिट करना है, टैक्स करना है। तो पैसा आएगा वो कोई एक्सपर्ट संभालेगा, वो एक्सपर्ट संभालेगा। तो मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं मेरे एक्सपर्ट को दूं ना। तो उन्होंने अपना ध्यान, अभी कुछ सीएस भी बोले अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं, अरे भाई साहब तूने इतनी पढ़ाई करके सीए बनाया है, इतनी मेहनत करके सक्सेसफुल हुआ है, लोगों के ऑडिट्स कर, लोगों के धंधे को समझ, उनके तेरे उसको तेरा प्रोफेशन बना। उस प्रोफेशन को लेके फिर तू उस अपने पैसे कमा, उसको निवेश कर, निवेश में और सक्सेसफुल हो जाए। फिर अगर तुम्हें पूरा करियर शिफ्ट करना पड़े तो तू कर। अदरवाइज आप में ना, टेक्सटाइल में हो, डायमंड में हो, रियल एस्टेट में हो, सीए हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप हाफ हार्टेडली कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बोले मैं ये भी संभालूंगा, फिर इक्विटी मार्केट में इज एन 100% फुल टाइम प्रोफेशन। इट इज नॉट अ पार्ट टाइम प्रोफेशन। कोई भी चीज आज की तारीख में वो एक्सपर्टीज के बिना हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। सो आपने, जैसे आपने कहा 9000 प्लस पैन कार्ड आप संभालते हैं, क्लाइंट्स तो उसमें हजारों लाखों 3500 जितने, 3500 3600 जितने हमारे फैमिलीज होंगे पूरे। वो सारी फैमिलीज है। तो उसमें कॉमन मिस्टेक आपको क्या दिखती है इन द इन्वेस्टिंग? रोज देखना, रोज स्टॉक मार्केट को देखना, रोज अपने पोर्टफोलियो को देखना। हमारे पास जो हमारा ऐप है ना, उसका एनालिटिक्स हम देखते हैं। 48-49% क्लाइंट्स जो है ना, वो रोज मार्केट्स को देखते हैं, रोज अपने पोर्टफोलियो देखते हैं, और सबसे ज्यादा देखते हैं जब मार्केट गिरता है। ये कुछ चीजें ना एक्सपीरियंस, आपके इतने से, मुझे पहली लाइन जो आप बोलते हैं ना, दैट इज बोलते हैं, बाकी जरूरत नहीं है बोलने की। रोज देखते हैं तो सच बिग मिस्टेक, और हर कोई करता है। और तब देखते हैं जब मार्केट खराब होता है, और रोज खून जलाते हैं और फिर आपको फोन करेंगे और बोले यार अभी क्या लग रहा है। अरे अभी क्या लग रहा है, मैं थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर हूं। अब अच्छा, लोग भी उसका आंसर देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, जो म्यूचुअल फंड के एजेंट्स होते हैं, ये लोग उसका एजेंट, वो आंसर भी देते हैं, अरे नवीन जी ऐसा है कि कल ईरान में जो रॉकेट फूटा था ना, उसकी वजह से ये होगा। अरे भाई साहब तू 12वीं फेल, ठीक है, तू इकोनॉमी का ज्ञान देगा वो 5 करोड़ के क्लाइंट को कि कल तेरे टेक्सटाइल में क्या होगा। भाई साहब वो तो धंधे वाला ही जान सकता है। समझ रहे हो आप? सर उसके भी कंट्रोल में कुछ नहीं है, मोदी जी के कंट्रोल में कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। समझ रहे हो? कल ईरान का क्या होगा, इराक का क्या होगा, रशिया का क्या होगा, यूक्रेन का क्या होगा। हाँ, नॉलेज रखना जरूरी है। एक प्रिडिक्शन या वो assumption लेके नया पैसा डालने के लिए ये काम लगता है, एग्जिस्टिंग पैसे को मैनेज करने के लिए काम नहीं लगता है। गॉट दैट, पावरफुल। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, मिथ वर्सेस फैक्ट। भले सर, मतलब जो बोल रहा हूँ मिथ है या फैक्ट है? हाई रिटर्न इज इक्वल टू हाई रिस्क ऑलवेज। मिथ है। ओके, पावरफुल। एंड थोड़ा सा इसमें डिटेल जाएंगे, लोग क्योंकि परसेप्शन है जितना हाई रिटर्न तो हाई रिस्क होगा ही होगा। जरूरी नहीं है सर। आज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जहां पे कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं। पावरफुल। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। गलत, कंप्लीटली गलत है। पर्सनल लाइन दो, कोई है इनको हल नहीं है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। बहुत बड़ा मिथ है।
सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पैसा बनाना है आपको, और आपको जिंदगी में काम नहीं करना है, और लोगों से के सक्सेसफुल लोगों से पैसा कमाने का जरिया है स्टॉक मार्केट। पावरफुल। और ये शायद इस वजह से बना है, लोग ट्रेडिंग देखते हैं तब वो लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, और अगर आप सट्टा करोगे किसी भी चीज में, तो सब में वही रिस्क है। पावरफुल। सबसे बड़ा मिथ जो लोग वेल्थ क्रिएशन के बारे में बिलीव करते हैं। जल्दी पैसा बना लूंगा। हाँ, वेरी 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 टू द पॉइंट। एंड जो मैं बार बार बोलता हूँ, एक्सपीरियंस स्पीक्स लाइक दिस। नहीं तो क्या कहानियां आती है, बहुत सीधा साधा है कि जल्दी पैसा बनाओ, इससे बड़ा मिथ हो ही नहीं सकता। गॉट दैट। सो इन योर 25 years ऑफ जर्नी, व्हाट्स योर बिगेस्ट लर्निंग? या उल्टा बोलूं कि 25 साल पहले के जिग्नेश माधवानी आज बैठे हो तो अपने आप को क्या एडवाइस देते कि ये तुझे करना चाहिए? आई थिंक मेरी लाइफ में मैं बहुत सारी बार फेल हुआ हूँ, और सक्सेसफुल होने के सिर्फ एक कारण है कि आपके पास में आपको आपके बिजनेस को संभालना चाहिए, और आपके बिजनेस में से जो पैसा निकले उसको निवेश करता जाना चाहिए। वो शायद 2019 तक मैं नहीं समझा था। 2009 के बाद मैं जो समझ गया, मुझे लगता है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी मेरा बिजनेस से जो मेरी इनकम आ रही थी और मेरे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आगे निकल गई व्हेन आई वाज 41। क्या बात है। So after 41 I think I'm a financial free person. और फिर जो काम करने का मजा आता है वो अलग ही आता है, क्योंकि बर्डन नहीं है फाइनेंस का। एग्जैक्टली मैं कभी लोन नहीं लेता हूँ, ना मैं लिवरेज लेता हूँ, ना मैं कभी, तो मैं एकदम सिंपल लाइफ में एक बिजनेस करता हूँ, बिजनेस से एक मेरी इनकम होती है, उस इनकम को मैं निवेश करता हूँ और अपने खुद का खर्चा उतना करता हूँ जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के बाद बचता है। गॉट दैट। सो आप ये बार बार एक फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम की एकदम सिंपलेस्ट या रियल डेफिनेशन क्या हो सकती है? सर आजकल लोग हैं ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का प्लान करते हैं। एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, एक सक्सेस क्या होती है? मैं फाइनेंशियल फ्रीडम छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ सक्सेस क्या होती है। सक्सेस वो होती है जब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपके पास खुद का घर हो, आपके पास खुद का इतना पैसा हो जिससे आपका घर चल रहा हो, आप लेजर ट्रिप्स पे जा सकते हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, फैमिली सेटल हो, घर बार बच्चे हो, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हो, वही सक्सेस है। अदरवाइज एवरीथिंग के पीछे आप चेस करते रहोगे, और वो करने के लिए आपको आपकी जिंदगी में जिस दिन आप 18 साल 19, जिस दिन आपकी पहली कमाई आना शुरू हो जाए उसका 10% इन्वेस्ट करना चालू करिए और इसको 70% तक लेके जाइए ऑन योर पीक। आज मेरे केस में मैं 70% ऑफ माई इनकम आई इन्वेस्ट इनटू माई SIP मोड, 70%। वो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, 30% भी इनफ है मेरी बाकी चीजें चलाने के लिए। 2000 रुपए से SIP शुरू की थी, आज मैं, मेरी कंपनी, मेरा फैमिली मिलके मेरे ख्याल से 25-30 लाख रुपए का SIP हर महीने करते होंगे। वेल्थ शुड सपोर्ट लाइफ, नॉट डिफाइन इट। व्हेन यू हैव मनी विदाउट एनी स्ट्रेस, पक्के का, जिस दिन वो अगर आपके पास में है, आज जो आप कमा रहे हो उससे 5 गुना 7 गुना जब आपके पास पैसा हो जाए ना, वो आपको पीस ले लेना चाहिए। गॉट दैट। And don't do any competition with anybody. Today world is going with too much of competition. और कंपटीशन का तो कोई मेरे से आगे मिलना ही है, वो तो कभी अंत ही नहीं होना है। वो कभी अंतिम, और इससे कभी आपकी खुशी आपको मिल ही नहीं सकती है। गॉट दैट। सो एनी क्लोजिंग रिमार्क बिफोर वी एंड द शो? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, आपको 3 चीज़ कहूँगा कि अगर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप आने वाला टाइम चैलेंजेस भी हो सकता है या डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बट ये डिफ़िकल्टी भी चली जाएगी। मार्केट में हिंदुस्तान जैसा मार्केट आने वाले 25-30 सालों में इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। 3, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट नॉट टू गेट रिटर्न्स, इन्वेस्ट टू गेट मल्टीप्लिकेशंस, फॉर मल्टीप्लिकेशंस। मैं बात यहाँ से 1 का 2 करने की नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी प्रॉफिट और वेल्दीनेस में समझ ही नहीं पा रहा है। प्रॉफिट वो करता है जो आज 1 करोड़ डाला, 5 साल बाद उसका 2 करोड़ हो गया, पैसा निकाल लिया, वो गरीब आदमी है। ही मेक्स प्रॉफिट। वेल्दी वो है जो 1 करोड़ डाला, 100 करोड़ निकाला, हो सकता है 25 साल बाद निकाला। राइट? तो ये चीज़ आपको हिंदुस्तान आने वाले टाइम में देगी। तो जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में इतनी शिद्दत से मेहनत करो, किसी भी बिजनेस में आप हो, किसी भी बिजनेस, आप धूल के बिजनेस में हो, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, टेक्सटाइल के बिजनेस में, उसमें आप माहिर रहिए, उसमें आप बिजनेस कीजिए। हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस होगा वो बहुत बड़ा फ्लरिश होगा, और वो आपको करना है। उसमें जो पैसा निकले वो इन्वेस्टमेंट, उसमें से जो कमाओ उसको आपको सबसे पहले आपके बिजनेस में एक्सपेंशन करना है।
बराबर। लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में आता है। नहीं, आपके सेविंग्स है ना, उसको स्टॉक मार्केट में डालिए। आप अगर आपके बिजनेस में 3 जगह है जहां से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, खुद का बिजनेस, लैंड और तीसरे का बिजनेस। राइट, तीसरा बिजनेस यानी अदानी, अंबानी, टाटा, बिरलाज के बिजनेस में। तो सर ये 3 चीज आपको समझ लेनी चाहिए, तो बहुत पैसा बनाओगे। Powerful. So amazing, Jignesh ji. It was really very much learning for me at least. और जो आपने जो इंश्योरेंस वाला पार्ट बोला तो मेरी आंखें खुली कि एक भी चीज मेरी लाइफ में जहाँ रिस्क है, एवरीथिंग कुड बी इंश्योर्ड। और फाइनेंस करने बहुत सारी चीजें समझी एंड सर्टन थिंग्स आर वेरी टू द पॉइंट। तो इट इज वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ तो इसमें फायदा हुआ होगा। तो मैं यही कहूँगा, जैसे हर बार कहता हूँ, इसको शेयर कीजिए, किसी को भी हेल्पफुल हो सकता है उसको। सो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू।